एडवांस मीन्स अग्रीम होता है। एडवांस आपको दो तरह के होते हैं, एक एडवांस फ्री होते हैं और दूसरा जो होता है एडवांस वेरिंग होता है। एडवांस फ्री में चार आते हैं, जिसमें पहला है एडवांस ऑफ टीए ऑन टूर या ट्रांसफ़र, एडवांस ऑफ टीए टू द फैमिली ऑफ द डिजीज गवर्नमेंट। तीसरा है एलटीसीपी जो एडवांस मिलता है वो भी फ्री है, और एडवांस इन कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट। ये चार जो है फ्री है। और एडवांस वेरिंग एडवांस जो है, जो ब्याज से युक्त एडवांस है, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कंप्यूटर एडवांस और दूसरा होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस, HBA एडवांस, जिसमें आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, फ्लैट, और जब बड़ा करना है उसे इनलार्जमेंट ऑफ लिविंग एकोमोडेशन। तो ये दोनों को हम लोग बारी बारी से अभी पढ़ेंगे। पहले कंप्यूटर एडवांस पढ़ेंगे, पीसी, और जिसमें पीसी एडवांस या पैड भी, आईपैड भी ले सकते हैं, और दूसरा है HBA एडवांस। तो इसको देखते हैं आगे चल के। तो पहला है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसके लाभ उठा सकते हैं, जिसमें जैसे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, निजी कंप्यूटर अग्रिम की स्वीकृति के रूप में 50,000 अथवा कंप्यूटर का जो वास्तविक मूल्य है या फिर उससे जो कम हो सके वो उतना आपको मिलेगा। या तो 50,000 मिलेगा, मैक्सिमम 50,000, या जो कंप्यूटर का एक्चुअल प्राइस है तो उतना आपको दिया जाएगा। इसके जो सैंक्शन अथॉरिटी जो होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो डिपार्टमेंट का हेड होंगे वो होंगे। और इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। इसमें है एप्लीकेशन मेड इन फॉर्म 6 ऑफ द कंपेंडियम। कंपेंडियम का जो फॉर्म 6 होता है उसके अनुसार आपको एप्लीकेशन देना है। और अगर आपने एक बार एडवांस कंप्यूटर एडवांस लिया है तो आप 3 साल के बाद इसके लिए पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए आपको 3 साल के बाद जो डेट से आपने लिया है, जैसे आज लिया है तो आज के बाद से 3 साल बाद फिर से दोबारा दिया जाएगा। और ये इस तरह से पूरे सर्विस पीरियड में 5 साल तक आपको मिलेगा। और यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस नॉट एडमिसिबल फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द पीसी या आईपैड। जो भी आप ले रहे हैं, आईपैड ले रहे हैं, पीसी ले रहे हैं, तो आपको कस्टम ड्यूटी जो है, सीमा शुल्क, आपको भुगतान की मंजूरी नहीं दी जाएगी। और जब आप कंप्यूटर लेते हैं उसके बाद आपको एक फॉर्म के साथ फिल करके देना होता है कि आप जो कंप्यूटर लिए हैं उसका जो मॉडल नंबर है वो कंपेंडियम 4 के अनुसार आपको देना है। और इस साल 9.1 इस स्वामी हैंडबुक के अनुसार 2022-23 का जो पुराना वाला है उसके अनुसार 9.8% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अभी इसका फ़िलहाल रेट जो है आज डेट हो गया 26/9/2023 के अनुसार 9.1 है। बाद में चेंज होता रहता है इसमें। और इसका जो रीपेमेंट कैपेसिटी होती है वो 150 मंथली इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 50% ऑफ द टोटल इमॉलमेंट जो होता है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। इमॉलमेंट्स बोले तो किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए कंप्यूटर अग्रिम सहित जो समस्त अग्रिमों की कुल वसूली की जो रकम है ना, उसकी कुल परिलब्धियों के जो 50% होते हैं उससे अधिक नहीं होना चाहिए। करेक्ट है। तो एडवांस का बस इतना ही है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है, दूसरा टॉपिक है जिसमें हाउस बिल्डिंग एडवांस है, HBA, गृह निर्माण कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, उसके बाद इसके क्या उद्देश्य हैं वो हम लोग बात करेंगे, और कंडीशंस, कॉस्टिंग, सेलिंग, जितने भी चीज़ें इसके आते हैं सारे हम 1 बाय 1 आज इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी जो होती है इसके, ऑल परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, ऑल परमानेंट एम्प्लॉयज़ मतलब सभी जो अस्थायी कर्मचारी हैं इसके लिए पात्र हैं। दूसरा पॉइंट है ऑल अदर एम्प्लॉयज़ विथ एट लीस्ट 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। वैसे कर्मचारी जो न्यूनतम 5 वर्ष की निरंतर सेवा वाले सभी कर्मचारी 5 वर्ष तक जो सेवा कर चुके हैं लगातार, बशर्ते कि वो किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अस्थायी नियुक्ति न रखते हों, और
जो उनको रखा है इन एम्प्लॉई को, वो आश्वस्त हैं कि ये सेवा में बने रहेगा लगातार, तो ऐसे लोगों को दिया जाएगा एचबी एडवांस। तीसरा पॉइंट है मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब केंद्र सरकार, कंपनी, संघ, निगमित अथवा अनियमित व्यक्ति की निकाय जो केंद्र सरकार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पूर्ण अथवा काफी हद तक स्वामित्व में हैं अथवा नियंत्रित हैं तथा सरकारी अथवा निजी निकाय द्वारा नियंत्रित न किए जाने वाले स्वायत्त निकाय के अंतर्गत सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हैं। मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज मीन्स अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हैं, इन लोगों को भी दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है एम्प्लॉयज ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूटी एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका मतलब हुआ कि संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर फ्रंटियर एजेंसी के जो कर्मचारी हैं, पूर्वोत्तर फ्रंटियर एजेंसी के जो कर्मचारी हैं, उनको भी इसके लिए पात्र माना गया है। पांचवा है स्टाफ आर्टिस्ट ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। इसके अनुसार 2.2 है, जैसे 5 साल के होना चाहिए इनको, तो ये जो है दो जो पॉइंट है इसके अनुसार इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी कि 5 साल निरंतर आपको सर्विस पीरियड में रहना है, और ऐसे कर्मचारी जो रखे हैं इन कर्मचारी को, उनको लगता है कि ये बंदा सही है, तो ऐसे लोगों को दिया जाएगा। जैसे इसमें है ऑल इंडिया रेडियो, मतलब जो आकाशवाणी के कर्मचारी हैं या फिर कलाकार हैं, उनको भी इसके लिए एचबीए दिया जाएगा। 6 है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गवर्न्ड बाई द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। ठीक है, मतलब मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 द्वारा जो शासित केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको भी दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑन डिपुटेशन टू अनदर डिपार्टमेंट। ऐसे कर्मचारी जो कि अन्य विभाग या विभागेतर सेवा में प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उनको भी दिया जाएगा, जो डिपुटेशन पे गए हैं टू अनदर डिपार्टमेंट, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। अगला है एक्सटेंड रूल्स फॉर एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इनको भी दिया जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो भूतपूर्व सैनिक और केंद्र सरकार के निलंबित जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के संबंध में जो पात्रता की शर्तें हैं वो विद्यमान नियत अपरिवर्तित है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। लास्ट है 9, इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोथ आर एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ ज्वाइंटली या तो सेपरेटली, मतलब एक साथ भी ले सकते हैं, तो आप अलग अलग से भी ले सकते हैं और साथ में भी ले सकते हैं। इसका पूरा है इन केस वेयर बोथ द हस्बैंड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड बोथ एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस, द एडवांस विल बी एडमिसिबल टू बोथ ऑफ देम ज्वाइंटली और सेपरेटली। इसके कुछ पर्पस हैं, क्या उद्देश्य है, यहाँ पर 0.1 नहीं है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें आते हैं एचबीए इज एडमिसिबल फॉर ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एचबीए निम्नलिखित प्रयोजनों में से केवल एक प्रयोजन के लिए स्वीकार्य होगा। जैसे पहला है कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाउस। इसका मतलब हुआ कि जो कर्मचारी हैं या कर्मचारी के पत्नी हैं या पति हैं, इनके द्वारा किसी जो नया जो भूमि लिया है, भूखंड लिया है, उस पर मकान का निर्माण करना, वो कंस्ट्रक्शन और न्यू हाउस के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट में है परचेजिंग अ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस देयर वन। कहने का मेरा मतलब है कि वैसे जो भूखंड खरीदना और उन पर मकान का निर्माण कराना, ये दूसरे पॉइंट का है। प्लॉट खरीद लिए और उस पर मकान का निर्माण करवा दिए।
तीसरा पॉइंट है परचेजिंग अ प्लॉट अंडर कोऑपरेटिव स्कीम्स एंड कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस फ्लैट। मतलब जो प्लॉट है वो कोऑपरेटिव स्कीम के तहत या फिर किसी भी तरह से आप प्लॉट खरीदते हैं तो उस पर जो कंस्ट्रक्शन आप कार्य करते हैं उसके लिए ये पॉइंट एलिजिबल है। इसको ऐसे बताएं कि सरकारी जो स्कीमों के तहत भूखंड खरीदना और उस भूखंड पर मकान फ्लैट का निर्माण कराना या कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों की सदस्यता के माध्यम से मकान अर्जित करना, इस पॉइंट का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट है आउटराइट परचेज ऑफ न्यू रेडी बिल्ट हाउस फ्लैट। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक नए निर्मित घर फ्लैट की जो एक मुश्त खरीद होती है ना, अगर ऐसा है तो आपका ये उद्देश्य है मतलब लेने का, तो इसके लिए भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ लिविंग एकोमोडेशन। मतलब जो आवास है जो वर्तमान में आप रह रहे हैं उस आवास का जो विस्तार करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। HBA एडवांस के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, तो वन बाय वन कंडीशन देखते हैं क्या है। यहाँ पर है द ऑफिशियल शुड नॉट हैव अवेल ऑफ एनी लोन और एडवांस फॉर द पर्पस फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सोर्सेज, हाउसिंग बोर्ड, अदर सेमी गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज से आपने अगर आपने कोई भी कर्मचारी जो है किसी भी स्रोत से, किसी भी सरकारी स्रोत जैसे आवास बोर्ड, अन्य अर्ध सरकारी या स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों आदि कोई जो है वहाँ से ऋण नहीं लिया है, यदि ऐसा अग्रिम लिया हो, अगर लिया हो, नहीं लिया हो तो ठीक है, अगर लिया हो तो गृह निर्माण कार्य प्रदान करने कि जो समय है उससे पहले अगर वो ऐसा एक डिक्लेरेशन लिख के देता है, वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि वह जो बकाया राशि है वो एक मुश्त तत्काल जमा कर देगा, तो उस कंडीशन में उसे दिया जा सकता है। दूसरा है द ऑफिशियल और स्पाउस और माइनर चाइल्ड शुड नॉट ऑलरेडी ऑन अ हाउस इन द टाउन या अर्बन। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ऐसे कर्मचारी या उनके पति हैं अथवा पत्नी हैं या नाबालिग बच्चे के नाम से पहले से किसी ऐसे शहर या क्षेत्र में, शहर या शहरी क्षेत्र में अपने स्वामित्व का मकान नहीं होना चाहिए जहां पर मकान का निर्माण या अधिग्रहण करना प्रस्तावित हो। तो इस कंडीशन में भी आपको एक कंडीशन देखना पड़ेगा कि आपके नाम से या आपकी वाइफ के नाम से या फिर जो माइनर जो छोटे बच्चे हैं उनके नाम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द ऑफिशियल इज अ मेंबर ऑफ HUF ही मे बी ग्रांटेड एडवांस रिस्ट्रिक्टेड टू 60% ऑफ द नॉर्मल इंटाइटलमेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे है HUF का मतलब क्या होता है? HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि कर्मचारी HUF का सदस्य है जिसका मकान उसी स्थान पर हो, तो उसे उस समान पात्रता के 60% तक अग्रिम प्रदान किया जाएगा। अनडिवाइडेड अनफैमिली के अंतर्गत आता है, तो 60% का ही आप इंटाइटलमेंट है, नॉर्मल जो आपको मिलता है 60% वही मिलेगा आपको। अगला है द टाइटल टू बी लैंड शुड बी क्लियर। जो लैंड है उसका टाइटल जो है क्लियर होना चाहिए। इसे जमीन पर जो मालिकाना जो हक है स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ ये इसके नाम से है, पति के नाम से है या पत्नी के नाम से है या बच्चे के नाम से है, कुछ भी है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांस फॉर रेडी बिल्ट हाउस और फ्लैट इज एडमिसिबल फॉर आउटराइट परचेज ओनली। मतलब ऐसे तैयार मकान या फ्लैट की एक मुश्त खरीद के लिए ही अग्रिम स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट सेलिंग। कॉस्ट सेलिंग है, यहाँ पे कॉस्ट सेलिंग जो है नॉट एक्सीड 139 टाइम्स ऑफ द BP मीन्स बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। कह रहा है यहाँ पे कि जो अधिकतम जो अमाउंट जो मिलेगा आपको 1 करोड़ तक मिलेगा, और आपका जो मूल वेतन है बेसिक पे है उसका 139
9 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेसिक पे से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको एडवांस मिलेगा कितना। तो मैक्सिमम एडवांस फॉर, अगर नया फ्लैट या हाउस ले रहे हैं या फिर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग जो हाउस है उसके लिए ले रहे हैं, तो दोनों के लिए 34 मंथ ऑफ बेसिक पे ही रहेगा, लेकिन अमाउंट में अंतर हो जाएगा। अगर आप नया फ्लैट ले रहे हैं या हाउस ले रहे हैं तो 25 लाख, जो कि 34 मंथ्स ऑफ द बेसिक पे, और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस जो है उसके लिए ले रहे हैं तो 34 मंथ्स ऑफ बेसिक पे मैक्सिमम 10 लाख ही मिलेंगे अगर एक्सपेंशन के लिए ले रहे हैं तो, और नया ले रहे हैं तो 25 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे है रिपेइंग कैपेसिटी, रूल 6 के अनुसार है। तो इसके क्राइटेरिया हैं कुछ, अगर आप रिटायरिंग आफ्टर 20 ईयर्स में कर रहे हैं, 20 साल के बाद कर रहे हैं, तो आपको 40% ऑफ बेसिक पे के हिसाब से रीपेइंग कैपेसिटी रीपे करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है रिटायरिंग आफ्टर 10 ईयर्स बट नॉट लेटर देन 20 ईयर्स, मतलब 10 से 20 साल के बीच में अगर आप कर रहे हैं तो 40% ऑफ बेसिक पे तो आपको रिपे करना ही है। उसके बाद 65% ऑफ DCR जी, मतलब डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, आपको इसका 65% पे करना होगा रिपे कैपेसिटी। नेक्स्ट है रिटायरिंग विद इन 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो आपको बेसिक पे का 50% और DCRG का 75%, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का 75% आपको रीपे करना है। अगला है डिसबर्समेंट ऑफ एडवांस एंड टाइम लिमिट्स ऑफ यूटिलाइजेशन, जो आपको पैसे दिए गए हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो यहाँ रूल्स दिए गए हैं, रूल 8 के 8 के 1 में बताया गया है कि जो परचेज ऑफ रेडी बिल्ट हाउस है तो उसको 3 महीने के अंदर आपको इसे विड्रॉल ऑफ द एडवांस कर सकते हैं, मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तैयार है निर्मित जो मकान है उसको खरीदने के लिए 3 माह के भीतर मकान खरीदने और सरकार को बंधक रखे जा सकते हैं, सरकार को बंधक रखना है। 3 महीने के अंदर मकान खरीदने का प्रस्ताव है, रूल 8 के 1। नेक्स्ट है रूल नंबर 8 के 2, इसमें अगर नए फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए जाते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर इसको यूटिलाइज करना है। और अगर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन ऑफ लिविंग एकोमोडेशन पेबल इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 50%, यहाँ पर है आपको जो वर्तमान में रहने वाले जो आवास आदि के निर्माण और विस्तार के लिए जो है आपको 50% ईच किस्तों में देना होगा। तो 50% की 2 किस्त हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं, पहला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दूसरा है सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पेड आफ्टर द प्लॉट एंड परचेज्ड हाउस एग्जिस्टिंग हाउस इन मॉर्गेज, यहाँ पे जो पहला किस्त है का जो भुगतान है भूखंड और प्रस्तावित घर जो विद्यमान है मकान के बंधक के बाद, और शेष राशि का जो भुगतान है निर्माण, जो दूसरा जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है बैलेंस ऑन द कंस्ट्रक्शन रीचिंग द प्लिंथ लेवल, जो दूसरा है उसको आप प्लिंथ स्तर तक पहुंचाने के बाद किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सपेंशन टू बी कैरिड आउट ऑन द अपर स्टोरेड ऑफ द हाउस, मतलब घर की जो ऊपरी मंजिल पर किए जाने वाले जो विस्तार हैं उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए भी आपको 2 इंस्टॉलमेंट में करना है। तो पहला इंस्टॉलमेंट है, दूसरा इंस्टॉलमेंट है। पहले इंस्टॉलमेंट में है आपका एक्सिक्यूटिंग द मॉर्गेज डीड, दूसरा में है कंस्ट्रक्शन रीचिंग रूफ लेवल, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है घर की जो ऊपरी मंजिल पर किए जाने वाले जो विस्तार के लिए अग्रिम है वो 2 किस्त में है। पहली जो किस्त है जो बंधक विलेख निष्पादित करने पर, और जो दूसरा है बंधक विलेख जो है डीड है मॉर्गेज कर लेते हैं उसके बाद आप दे सकते हैं, और दूसरा जो बैलेंस बच गया है वो आपको छत स्तर तक पहुंचाने पर, रूफ लेवल तक, मतलब छत स्तर तक पहुंचा दिए तो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो इसमें आपको 2 तरह से होता है, सिंगल स्टोरेड और डबल स्टोरेड का नाम से, मतलब 2 तरह के होते हैं, ठीक है। 1 मंजिला मकान और 2 मंजिला मकान, सिंगल स्टोरेड और डबल स्टोरेड, ठीक है। तो सिंगल स्टोरेड में क्या है कि 40% ऑफ एडवांस कॉस्ट ऑफ प्लॉट, जो प्लॉट का जो कॉस्ट है उसका 40% आपको एडवांस में दिया जाए। तो इसका भी सेम ही है, जो 40%
तो आपको कॉस्ट ऑफ प्लॉट है और उसका जो बैलेंस अमाउंट बचता है उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको दिया जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट और दूसरा इंस्टॉलमेंट है। पहले इंस्टॉलमेंट में आफ्टर द मॉर्गेज इज एक्सिक्यूटेड, मतलब जो आपने पहला जो बंधक होता है, जो पहली बंधक का निष्पादन करने के बाद आपको दिया जाएगा। और दूसरा जो है इंस्टॉलमेंट कंस्ट्रक्शन रीचिंग प्लिंथ लेवल, मतलब जो प्लिंथ स्तर पर पहुंचने के बाद दूसरा जो किस्त है वो जारी किया जाएगा। उस तरह से डबल स्टोरेज का है, जो दूसरे मंजिल के लिए आप ले रहे हैं तो 30% ऑफ एडवांस कॉस्ट ऑफ प्लॉट के समय दिया जाएगा। और जो बैलेंस अमाउंट डिसवर्स्ड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, पहला है सेम आपका एक्सिक्यूटेड द मॉर्गेज डीड और सेकेंड है इंस्टॉलमेंट कंस्ट्रक्शन रीचिंग प्लिंथ लेवल। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहला और दूसरा में दिया जाएगा एडवांस। अब चलिए इसके इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट है इसमें है द एडवांस कैरिड सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो जो इंटरेस्ट होगा आपका वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो पहली किस्त के भुगतान की तारीख के अग्रिम पर साधारण ब्याज लगेगा और जो शेष बकाया बच जाता है उस आधार पर प्रत्येक माह के अंतिम दिन, ठीक है, प्रत्येक माह के अंतिम दिन गणना की जाएगी इसकी। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है नो इंटरेस्ट इज चार्जेबल बियॉन्ड द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, मतलब सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो इसके पश्चात ब्याज नहीं लगाया जाएगा, इस पर ब्याज नहीं होगा। रिटायरमेंट हो जाता है या डेथ हो जाता है तो ब्याज नहीं लगाया जाएगा। और तीसरा है SBA इंटरेस्ट फ्रॉम 1 10/2020 टू 31 मार्च 2022 तक 7.9% के हिसाब से आ रहा था और अभी 2022-23 के लिए आपको 7.1% है। तो अभी फ़िलहाल यही है, कोई नया रेट नहीं आया है। तो नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिव्यूड एवरी 3 ईयर्स, इंटरेस्ट रिव्यूड एवरी 3 ईयर्स टू बी नोटिफाइड इन कंसल्टेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस MOF। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका 3 साल में रिव्यू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउस शुड बी मॉर्गेज ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस पर पिनल इंटरेस्ट लगता है, आपको 2% का पिनल इंटरेस्ट लगता है। पिनल इंटरेस्ट आपको तब लगता है जब आप ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई फॉर दोज पीरियड्स विच एंड नॉट कवर्ड बाई इंश्योरेंस ऑफ द हाउस। तो उस स्थिति में आपको पिनल इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बस इतना ही है HBA का। तो अभी एडवांस का हो गया, HBA का हो गया, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे अलग चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।